हेलो फ्रेंड्स, पवार से हिंदी एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर आपको बाल विकास व शिक्षा शास्त्र जो CTET के रिलेटेड CDP है उसके बारे में अधिक जानकारी मैं देने का प्रयास करने वाला हूँ। जो भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 30 प्रश्न जहाँ पर आपको CDP में पूछे जाते हैं, उस CDP के 30 प्रश्नों के सही उत्तर तथा सही उत्तर कैसे पाए और अधिक मार्क्स आप कैसे ले सकते हो उस बारे में चर्चा यहाँ पर हम करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। बाल्यावस्था की अवधि में विकास धीमी गति से होता है। बाल्यावस्था की अवधि में विकास अब कैसे होता है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। बाल्यावस्था की अवधि में विकास में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। और चौथा ऑप्शन है अनियमित और असंबद्ध होता है। तो इसमें से सही ऑप्शन जो है तो वो है ऑप्शन नंबर 2, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। मतलब बहुस्तर पर, जहाँ पर परिवार में हो या वो बच्चा स्कूल में जाता हो या आस पड़ोस में वहाँ पर खेलता हो, तो यह उसका जो विकास होता है कैसा होता है, बहुस्तरीय, अलग अलग स्तर पर और मिक्स मतलब मिश्रित होता है। तो इसका सही ऑप्शन है, पहले प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। दूसरा प्रश्न है निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। निकटस्थ मतलब क्या, नज़दीक। अब निकटस्थ क्या है, तो पहला ऑप्शन देखेंगे। पहला है बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र। दूसरा है विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकती है। तीसरा है वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले 2 व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं। और चौथा ऑप्शन है वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, पहला। बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है जिसे निकटस्थ विकास का क्षेत्र माना जाता है। प्रश्न अगला है तीसरा, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, पहला ऑप्शन है परिकल्पित, निगमनात्मक, तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ है। दूसरा है केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध है। तीसरा है संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है। और चौथा है प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। तो इसका पहला ही ऑप्शन इसका सही है जो कि है परिकल्पित, निगमनात्मक, तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ है। अगला सवाल है लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो यहाँ पर लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में पूछा गया है, जिसका पहला ऑप्शन है दंड और आज्ञापालन अभिविन्यास, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास तथा चौथा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। तो यहाँ पर बुद्धि के प्रकार दिए गए हैं तथा अंतस्थिति अनुपालन संभावना दी गई है। पहला है स्थानिक, उसका उत्तर है मनोवैज्ञानिक। अंतर्वैयक्तिक, उसका है विक्रेता। भाषिक, उसका है मूर्तिकार। और शारीरिक गति संवेदनता, उसका है खिलाड़ी। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है सवाल कि कौन सा सही है। अब यहाँ पर सही कौन सा है वो हम देखेंगे। तो उसका
सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, शारीरिक गति एवं संवेदनता। तो उसका सही आंसर है खिलाड़ी। अगला सवाल है, लेव वायगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। और चौथा है, स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। तो इसमें से सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, लेव वायगोत्स्की के अनुसार। अगला सवाल है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन कैसे होता है, या उसके बारे में पर्याय यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है, बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है, बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है, तथा चौथा है, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। तो यहाँ पर आपको प्रश्न क्या था, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, अधिगम मतलब क्या है, तो अध्यापन पढ़ाना के दौरान अधिगमकर्ता का मूल्यांकन मतलब जो टीचर है उनका मूल्यांकन कैसे होता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, बहुत महत्वपूर्ण होता है मूल्यांकन करना क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को समझना चाहिए। तो क्या समझना चाहिए, एक गुण और साधन, एक रुकावट, एक समस्या या एक व्यवस्थागत मुद्दा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जो है एक गुण और साधन। अगला सवाल है, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अध्यापक केवल पाठ्यपुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग कराता है, अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है, बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है, अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकता को पूरा करता है। तो यहाँ पर बाल केंद्रित कक्षा जो छात्रों को सेंट्रलाइज मतलब जो छात्रों को केंद्र में रखकर उनका महत्व जानकर कक्षा की निर्माण करते हैं या वो पढ़ाते हैं, टीचिंग करते हैं, तो उसे कौन सी है, तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकता को पूरा कराता है, ये उसका सही उत्तर है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन को आपको पहले समझना है तब जाके आप आंसर ढूंढ पाओगे अच्छी तरह से। लेव वायगोत्स्की, जीन पियाजे, अल्बर्ट बंडोरा या बीएफ स्किनर। तो यहाँ पर जो मनोवैज्ञानिक है उनके नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये भूमिका सांस्कृतिक उपकरण किसने माना है, तो इसका सही उत्तर है लेव वायगोत्स्की। अगला सवाल है, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। नहीं के नीचे अंडरलाइन की गई है क्योंकि निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सवाल है, प्रश्न है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, त्रिविमीय नक्शे और चार्ट, बोलती पुस्तकें, स्पर्शीय सूचना पट, छोटी मुद्रा वाली कार्य शीट। तो कौन सी उपयुक्त नहीं है ये हमें ढूंढना है। तो इसका सही उत्तर होगा छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्हित विचार है। समावेशी शिक्षा के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना। और आगे बच्चों की क्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना
और चौथा है दार्शनिकता के सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, जो कि है दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। अगला सवाल है, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। तो यहाँ पर पहला है चुनौतीपूर्ण कार्य और नीरसता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है, प्रश्न हल करने के लिए एक विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, और चौथा है रटने पर आधारित परीक्षा देकर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, चुनौतीपूर्ण कार्य और नीरसता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देना। क्रियाकलाप का अर्थ होता है एक्टिविटी। आगे है अगला क्वेश्चन है, पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर, पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, और उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके। तो यहाँ पर जो 15 नंबर का क्वेश्चन है उसका सही उत्तर है उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से हम पठन वैफल्य बच्चों की पहचान कर सकते हैं। अगला सवाल है, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। प्रभावशाली नहीं है मतलब ये भी नेगेटिव क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उन पर ही अधिक ध्यान न देना पड़े, विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्य के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना, और चौथा है कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहना, क्योंकि आपको क्वेश्चन क्या है निगेटिव पूछा गया है। यदि आप प्रश्न ध्यान से पढ़ते हो तो ऑप्शन चुनने में, सही उत्तर चुनने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो उसका सही आंसर है अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े। तो दोस्तों ये मेरा जो भी CDP है इस पर ये मेरा पहला वीडियो है। आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर कीजिए। इसके आगे भी जो क्वेश्चंस है, जो भी कुछ पेपर है, जो कुछ अपडेट है वो मैं आपको जो हिंदी भाषा है तथा जो CDP है वो हिंदी में आपको समझाने का प्रयास यहाँ पर मैं करने वाला हूँ, चाहे वो प्रश्नों के माध्यम से हो या फिर टॉपिक के माध्यम से हो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।